कोई भी ऐसा सिम्टम जो परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3-4 वीक्स और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ज़रूर किसी ना किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। आपको गाइड कर देती हैं कि फर्दर टेस्ट करा के आप कैंसर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली तो ये फेज़ 1 ट्रायल इसके चल रहे हैं। दिस इज़ नॉट हिफाजती वैक्सीन, ट्यूमर के अगेंस्ट बॉडी के जो अपने इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी। कैंसर वो मरज़ है जिसको सुनकर ही दिल दहल जाता है और एक ऐसा मरज़ जो खामोशी से जिस्म में पलता है और जब तक उसका पता चलता है तो अक्सर ये होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। मगर अब दुनिया एक बड़ी तिब्बी पेशरफ्त की जानिब बढ़ रही है। रूसी साइंसदानों ने जी एक mRNA वैक्सीन तैयार की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये न सिर्फ कैंसर के खलियात की नशोनुमा को रोकती है बल्कि जो पहले से मौजूद रसोलियां हैं उन्हें भी सुकेड़ के रख सकती है। तो ये वैक्सीन मरीज के जिनियाती डेटा की बुनियाद पर इनफरादी तौर पर तैयार की जाएगी, यानी हर मरीज के लिए एक अलग और ख़ास और मौसर किस्म की वैक्सीन होगी। mRNA वैक्सीन इब्तदाई तौर पर आंतों के कैंसर के लिए तैयार की गई है, मगर इसके बाद जल्दी सरतान और दिमागी ट्यूमर जैसे मोहलिक कैंसर्स पर भी इसका इस्तेमाल मुतवक्के है। तो क्या वाकई ये एक ब्रेक थ्रू है? क्या ये इलाज है या महज रोकथाम का एक तरीका? और सबसे बढ़कर क्या ये वैक्सीन हर मरीज के लिए मौसर होगी भी या नहीं? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर फरीहा शेख साहिबा। डॉक्टर साहिबा आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं सिम्टम्स के हवाले से कि कैंसर जैसा जो ख़तरनाक मरज़ है ये बहुत देर से डायग्नोज होता है, यानी इसका पता ही नहीं चलता, आपकी बॉडी के अंदर पनपता रहता है। कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जिन्हें संजीदगी से लेना चाहिए और उसके बाद बाकायदा आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बहुत थैंक यू कि आपने इनवाइट किया ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर सिम्टम तो ऑब्वियसली कैंसर का सिम्टम नहीं होता, तो कुछ थोड़े अलार्मिंग सिम्टम्स हैं कि जिनके ऊपर अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा सिम्टम जो परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3-4 वीक्स और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ज़रूर किसी ना किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। बिकॉज हम तो डेली बेसिस पे देखते हैं कि लोग जा भी रहे हैं लेकिन सिंस दे आर नॉट गोइंग टू द राइट पर्सन, दैट इज़ वाई उनका डायग्नोसिस डिले हो जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं रादर देन जो क्वैक्स और मतलब रेलेवेंट स्पेशलिटी के लोग नहीं हैं। सेकेंडली जैसे कोई गिल्टियाँ बन रही हैं। इससे पहले आप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को यही नहीं समझ आ रही होती कि उसने किस एक्सपर्ट के पास जाना है। मतलब वो जनरल फिजिशियन के पास जाके सारे वो मसले अपने जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बारे में भी जरा कोई अवेयरनेस दें लोगों को। उसमें देखें ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जनरल फिजिशियन भी माशाल्लाह कुछ बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जनरल फिजिशियंस बने हुए हैं बट दे आर नॉट रियल डॉक्टर्स। तो वो एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है। कुछ जनरल फिजिशियंस ऐसे भी हैं जो कि आपको एक्सपर्ट को रेफर करते हैं, कुछ कहते हैं मैं कर लूंगा। तो वो उसमें फिर आपकी अपनी थोड़ी सी समझदारी ये है कि अगर आपका सिम्टम एक डॉक्टर के पास नहीं बेहतर हो रहा, आप जा रहे हैं 2-3-4 चक्कर आपने लगाए हैं, तो एक सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है, सो दैट कि आप कहीं डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, कोई आपकी चीज़ ऐसी है जो कहीं किसी और जगह से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी ऐसा फीवर है जो 3-4 हफ्ते से ज़्यादा मुसलसल परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि यूजुअल बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के साथ तो हर किसी को हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिम्टम है, फीवर है, कोई गिल्टियाँ निकली हुई हैं या कोई लूज मोशंस हैं, कॉन्स्टिपेशन है, खांसी है ऐसी दायमी के जो नहीं ठीक हो रही, तो आपको ज़रूर किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाके ओपिनियन लेनी है। ज़रूरी नहीं है ये तमाम अलामात कैंसर की ही हों, लेकिन ऑब्वियसली वो कह लें कि 10-20% लोगों में ये आपको गाइड कर देती हैं कि फर्दर टेस्ट करा के आप कैंसर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा वो जो एक हमारे लोगों में ये पॉइंट है ना कि हो ही नहीं सकता, मेरे फैमिली में किसी को नहीं है, या आप आंखें बंद कर लेते हैं कि अगर मुझे मतलब ज़्यादा मैंने डिटेल में टेस्ट करा लिया, ये कुछ निकल आया तो मैं क्या करूँगा। काम वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसकी तशख़ीस में रुकावट क्या आप क्या समझती हैं कि मरीज़ है या निज़ाम सेहत है? पहली रुकावट तो ज़ाहिर है मरीज़ घर से निकलेगा, तो वही वाली चीज़ है। फिर दूसरी जो चीज़ है वही है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, और तीसरी फिर ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है कि महंगे टेस्ट हैं, बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, छोटी जगहों पे उस तरह से पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है।
लेकिन अब जैसे जैसे विद एवरी पासिंग डे बहुत सारी जगहों पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब आती जा रही हैं जी। तो इसलिए अगर विल हो तो रास्ते खुद ही बिल्कुल निकल डॉक्टर आते हैं। साहब, रूसी साइंसदानों ने ये जो नई वैक्सीन बनाई है और जिसका बड़ा चर्चा सुन रहे हैं, mRNA, ये किस हद तक मेडिकल साइंस में इनकलाबी पेशरफ समझी जा रही है कैंसर के खिलाफ? देखिए वैक्सीन तो डेफिनेटली वो जो, क्योंकि बिकॉज हम भी वो मीडिया से ही न्यूज़ सुन रहे हैं, डेफिनेटली कहीं पे अभी गाइडलाइंस में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो बेसिकली तो ये फेज़ 1-2 ट्रायल्स अभी इसके चल रहे हैं, अभी ये गाइडलाइंस में रिकमेंडेड नहीं है। और सेकेंडली जो लिटरेचर जो अभी तक पब्लिश तो नहीं हुआ लेकिन जो डिस्क्लोज किया गया है उसके मुताबिक ये कह लें कि अब जो इनिशियल रिजल्ट्स थे वो कोलोन कैंसर के पेशेंट्स पे थे, यानी कि आंतों के कैंसर के पेशेंट पे। तो आप ये क्लेम बार बार चल रहा है कि जी मुकम्मल क्योर हो गया या ये हिफाजती वैक्सीन है, तो बेसिकली दिस इज़ नॉट हिफाजती वैक्सीन। ये अगर किसी को ट्यूमर है तो वो उस ट्यूमर के अगेंस्ट बॉडी के जो अपने इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी सो दैट कि वो उस ट्यूमर को खुद ही अंदर फाइट करना शुरू तो यानी कि यही जो जिनियाती डेटा का हम बात कर रहे थे उसके मुताबिक वो बनाई जाएगी, यानी कि पर्सनलाइज्ड। बिल्कुल इसी तरह से है कि वो कोलोन कैंसर के सेल्स हैं उनमें जो म्यूटेशंस आती हैं, यानी कि वो जिनियाती जो तब्दीलियां आती हैं उन म्यूटेशंस के अगेंस्ट इसको डेवलप करेंगे सो दैट के बॉडी के सेल्स, अपने जो सेल्स हैं वो उसको उन एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करके और अपना इम्यून सिस्टम यूज़ करते हुए उस ट्यूमर को फाइट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रही थी कि ये भी फर्स्ट या सेकंड फेज में है, मतलब ये क्या तरीक़ेकार होता है, कितने को फेजेस होते हैं जिसके बाद ये लोगों को लगाई जा सकती है और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये सजेस्ट की जाती है? बेसिकली यूजुअली 4 फेजेस होते हैं। ओके, नंबर 1 में क्या और है? एक 0 होता है। 0 वाला प्री क्लिनिकल होता है, यानी कि जो लैब में आप जो एनिमल्स पे उसके टेस्ट करते हैं। ओके। 1 वाला होता है कि जिसमें आप हेल्दी वॉलंटियर्स पे आप उसका डोजिंग और साइड इफ़ेक्ट्स के लिए करते हैं। 2 पे बहुत थोड़े पेशेंट्स पे आप जाके उसको टेस्ट करते हैं। 3 में वो हेड टू हेड कंपैरिजन होता है किसी स्टैंडर्ड थेरेपी के साथ कि आजकल ये रिकमेंडेड थेरेपी है, ये नई दवाई हमने बनाई है और उसके अगेंस्ट हेड टू हेड कंपैरिजन करके वो डाटा निकालते हैं कि जी ये इससे इसने इतना इम्प्रूवमेंट किया। एंड जो 4th वाला वो होता है कि जब आप मार्केट में उस दवाई को लॉन्च कर देते हैं उसके बाद जो उसके सेफ्टी सिग्नल्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो चीज़ें बाद में रिपोर्ट होती हैं, तो वो उस तरह से ये क्योंकि एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। तो जो ये अभी तक जो अनाउंसमेंट्स हैं वो अभी इनिशियल फेजेस के ट्रायल्स हैं, तो इसलिए अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये ब्रेक थ्रू आ गया है, लेकिन इस सेंस में ब्रेक थ्रू जरूर है कि डेफिनेटली वी आर बिल्कुल हमें एक डायरेक्शन मिल गई है। तो अभी तक इतलात क्या है, मतलब ये मौसर अगर है तो सिर्फ ये आंतों के कैंसर के लिए या दीगर इकसाम के जो कैंसर हैं? जो हम समझ लें कि जो पढ़ लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो तो यही है कि अभी जो इनिशियल जो इसके ट्रायल्स हैं वो कोलोन कैंसर के पेशेंट्स पे हैं और वो डिजीज़ कंट्रोल के लिए हैं कि जैसे उसने रिग्रेस किया है तो दैट वाज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डिजीज़। वो क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर उसको प्रिवेंटिव उसमें नहीं यूज़ किया अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दें थोड़ा सा कि मेडिकल साइंस के हवाले से कौन से ममालिक हैं जिनका बहुत ज़्यादा फोकस है? मतलब रशिया से ये खबर आई है, हम देख रहे हैं, और चाइना के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो भी इस तरह की कोई ना कोई इन्वेंशंस कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ खुफिया भी उन्होंने रखे हुए हैं जो कि उनके मामलात हैं। तो कौन सी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इस चीज़ पर? अब आजकल जैसे रशिया बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं, फिर ऑब्वियसली यूएस वगैरह में तो हो ही रहा है, लेकिन जो कह लें कि जो पहले मुल्क नहीं थे वो अब उनमें रशिया और चाइना ज़्यादा शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, और उनकी वो न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ और नई नई मशीनरी और नई जेनेटिक टेस्टिंग भी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिकेशंस भी अब वो डेवलप कर रहे हैं। सही। बल्कि इस जो एक हमारी आजकल भी एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन वाला है, तो इसमें और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन में बिल्कुल डिफरेंट का वो है, बिकॉज जो सर्वाइकल कैंसर वाली वैक्सीन है वो चूंकि एक टारगेटेड इन्फेक्शन के अगेंस्ट दी जा रही है, तो दैट इज़ प्योर प्रिवेंशन, क्योंकि वो आप इन्फेक्शन होने से पहले दे रहे हैं। इस वजह से क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से जब बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलती है तो इन द लॉन्ग रन ट्यूमर डेवलप होता है। तो वो जो वैक्सीन है वो एक डिफरेंट वैक्सीन है, दैट इज़ इन बीइंग गिवन इन प्रिवेंटिव सेटिंग, यानी कि वो कैंसर होने नहीं देगी।
तो इसलिए वो ज़रूर लगवानी चाहिए जो गवर्नमेंट अब उसका प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, क्योंकि वो डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि गवर्नमेंट अब प्रोग्राम स्टार्ट करी और वैसे भी कहा जाता है कि इलाज बहुत महंगा भी होता है। अब ये वैक्सीन बन गई है, बिल्कुल, तो पाकिस्तान तक इसकी रसाई हो सकेगी? ये आप रशियन वैक्सीन की बात करें, रशियन वैक्सीन वो तो अभी बड़ा अभी ट्रायल ही अभी टाइम है उसमें। वो जब आएगी उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो मरहले बताए हैं ना, अभी वो बहुत सारे पार करने हैं उस वैक्सीन ने। अभी तो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से गवर्नमेंट शुरू कर रही है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।